हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युत पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि क्यों संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और आंशिक परावैद्युत संधारित्र हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक तो पढ़ेंगे कि प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में हम लोग संधारित्र वो परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, और एक पढ़ा जाएगा कि अगर उसके अंदर केवल आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता का क्या सूत्र होगा, फार्मूला क्या होगा। और हम लोगों ने वायु संधारित्र और परावैद्युत संधारित्र तो पढ़ ही लिया, उसका व्यंजक मतलब वायु संधारित्र में ऊपर के रहेगा और के नहीं रहेगा, और परावैद्युत संधारित्र में के रहेगा। ये धारिता हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी। ये वायु संधारित्र के लिए है और ये मान लो परावैद्युत के से गुणा हो जाता है। ठीक, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्यों परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है अगर संधारित्र प्लेटों के बीच कोई, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके सिरों पर जो आवेश आता है, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। संधारित्र के परावैद्युत पर मतलब जो परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर जो आवेश आता है, जिसको हम लोग प्रेरित आवेश या ध्रुवण आवेश या बद्ध आवेश, बाउंड आवेश कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए, जो परावैद्युत पदार्थ होता है, जो डाइलेक्ट्रिक होता है, वो अपने से होकर करंट अलाउ नहीं करता है। मतलब है कि हम इसको नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। ये नॉन कंडक्टर भी होता है, लेकिन इंसुलेटर नहीं कहते। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ जो होता है अपने से होकर करंट अलाउ करता है। ठीक, अरे सॉरी, करंट अलाउ नहीं करता है। मतलब है कि परावैद्युत पदार्थ वो होते हैं जिससे होकर करंट नहीं जाती, लेकिन परावैद्युत पदार्थ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करते हैं लेकिन करंट अलाउ नहीं करते। तो मतलब वह पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा, या यह कह लीजिए कि आवेश प्रवाह नहीं होने देते। प्रवाह नहीं होने देते हैं, परंतु अपने ऊपर विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करते हैं। विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, मतलब अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को विकसित करते हैं, डेवलप कर सकते हैं, परंतु अपने ऊपर, सॉरी यहाँ पे ऊपर रहेगा, विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, यानी अपने अंदर विद्युत क्षेत्र विकसित कर सकते हैं। अर्थात अपने अंदर विद्युत
छेद विकसित कर सकते हैं। अब जैसे कांच हो गया, माइका हो गया, आपका जो है एबोनाइट की छड़ हो गई, एबोनाइट हो गया, रेशम है, बिल्ली की खाल है। तो जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो जैसे कि मतलब परावैद्युत पदार्थ जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो करंट का फ्लो तो नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ में मतलब इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक तो एक परमाणुक होता है जिसके सभी द्रव्यमान धनात्मक आवेश के द्रव्यमान केंद्र, ऋणात्मक आवेश के द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल संपाती होते हैं। एक बहुपरमाणुक होता है जिसको दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक कैटेगरी मतलब ये अध्रुवी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि S2, N2, O2, ये अध्रुवी होते हैं, मतलब इनके जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं धन और ऋण एक ही में होते हैं। ठीक, इसका दूसरी कैटेगरी होता है जिसमें कि इसका धन और ऋण थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, तो इनको हम लोग ध्रुवी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि HCl होता है और H2O है। ये कैटेगरी भी परावैद्युत पदार्थ में आती है और ये भी है, तो दोनों बहुपरमाणुक है, लेकिन ये है इसमें जो है धन और ऋण एक दूसरे के संपाती होते हैं, द्रव्यमान के धन आवेश ऋण आवेश का, और इसमें संपाती नहीं होते, कुछ फिक्स डिस्टेंस होती है। तो इनका एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है इस डायरेक्शन में, ऋण से धन आवेश की, इनका नहीं होता है। लेकिन दोनों को जब बाह्य इलेक्ट्रिक, हालांकि इनका होता है लेकिन ओवरऑल नहीं होता, NaCl भी है, क्योंकि जितने भी अणु हैं वो सब एक तरह से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि सब एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, इसलिए नेट इनका जो जीरो होता है, नेट P क्या होता है, वो जीरो होता है, और इसमें तो होता ही नहीं। लेकिन बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखेंगे, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका जो धन है इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ऋण इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। इसका मतलब है कि बाहरी वैद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं, हालांकि ये भी ऑलरेडी द्विध्रुव होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि जितने भी द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं वो आंशिक रूप से क्षेत्र के डायरेक्शन में विस्थापित हो जाते हैं, यानी ओवरऑल इनमें एक नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, जीरो नहीं रहता। लेकिन कब, जब इस पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, यानी कि बाहर से जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो इनका एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इनका भी नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कहने का मतलब है कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, ये करता ही है, और ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे करता है, लेकिन करता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने से ये दोनों जो है द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि इस पे इसके पास तो फिक्स द्विध्रुव होता है हर परमाणु अणु के पास, लेकिन नेट जीरो होता है, इस तरह से बिखरा होता है कि एक दूसरे को वो निरस्त कर देते। इसमें होता ही नहीं, लेकिन फील्ड लगाने पर थोड़ा सा प्लस क्षेत्र के डायरेक्शन में और माइनस क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। एक पूरे पदार्थ पे अगर हम लोग इसको लगाते हैं तो क्या होता है कि पूरे पदार्थ के शिफ्टिंग इसी तरह से होती है। पूरे पदार्थ के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि इसका एक सिरा ऋण आवेश हो जाता है जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में होता है, और जो विपरीत डायरेक्शन में सिरा होता है वो धन आवेशित हो जाता है। हालांकि इसके बीच जो है फिर भी न्यूट्रलाइज रहते हैं, यानी द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे न्यूट्रलाइज मतलब चार्ज न्यूट्रल होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो इसके बगल में माइनस होता है, फिर प्लस है तो बगल में माइनस होता है, प्लस है बगल में माइनस होता है, प्लस है तो बगल में माइनस। तो अंदर के जो चार्ज होते हैं
वो अंदर का भाग अब भी उदासीन ही रहता है, यानी कि पदार्थ के अंदर का भाग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद भी उदासीन रहता है। लेकिन किनारों पे क्या होता है, किनारों पे जो है एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसको इंड्यूस्ड हो जाती है, जिसको हम लोग EI के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीच का भाग तो उदासीन ही रहता है। उदासीन का मतलब जितने प्लस उतने नेगेटिव रहते हैं इसके पास। ठीक, लेकिन एक किनारा नेगेटिव पूरी तरह हो जाता है और दूसरा किनारा पॉजिटिव हो जाता है, जो छेद के डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेरित हो जाती है, और ये जो चार्ज किनारों पे आते हैं इन्हीं को हम लोग प्रेरित आवेश कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रेरित आवेश, या इसी को हम लोग ध्रुवित आवेश कहते हैं। ध्रुवित आवेश या बद्ध आवेश भी कहते हैं। ठीक, जो किनारों पे आता है, और इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो जाती है, जो इसके डायरेक्शन के, बाह्य फील्ड के डायरेक्शन के विपरीत होती है। यानी कहने का मतलब है कि परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। जब इनको बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड इनके द्विध्रुव को इस प्रकार संरेखित कर देता है, इनके परमाणु के द्विध्रुव को इस प्रकार संरेखित कर देता है कि इसका एक किनारा ऋणावेशित हो जाता है और दूसरा किनारा धनावेशित हो जाता है। यानी इसके एक छोर पे ऋण और दूसरे छोर पे धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं, और उनको हम लोग प्रेरित आवेश, ध्रुवित आवेश, यानी आवेशों का ध्रुवण हो जाता है। एक तरह से ये कह लीजिए कि आवेशों का क्या हो जाता है? ध्रुवण हो जाता है, यानी कि धन छेद के डायरेक्शन में चले जाते हैं और ऋण छेद के विपरीत डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है, दूसरा धनावेशित हो जाता है। तो एक छोर पे धन, एक छोर पे ऋण आवेश प्रेरित हो जाते हैं या ध्रुवित हो जाते हैं। तो इनको हम लोग प्रेरित आवेश, ध्रुवित आवेश, बद्ध आवेश भी कहते हैं, जिसके कारण एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है धन से ऋण की तरफ, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत हो जाती है। ठीक, जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो घटा देती है। इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल हम लोग बद्ध और प्रेरित आवेश की चर्चा करेंगे कि जो प्रेरित आवेश होता है वो कितना होता है। अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, और अगर एक परावैद्युत संधारित्र प्लेटों, जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर इसको रख दिया जाए तो क्या जो प्रेरित आवेश आता है वो संधारित्र की प्लेटों के बराबर आता है या उससे कम आता है, कब बराबर होगा, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमने परावैद्युत पदार्थ की डिफिनीशन लिखी, और अब हम जो है ये बताने जा रहे हैं कि क्यों धारिता घट जाती है। फिर हम लोग प्रेरित आवेश के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो हम एक प्रश्न लिखते हैं, कभी कभी 1-2 नंबर में पूछा भी जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र हम बनाते हैं, इस पे प्लस Q चार्ज है, अंदर अर्थ करेंगे तो
और इस पे माइनस चार्ज है, माइनस क्यू है और इसे अर्थ किया हुआ है। इसी के भीतर एक पूरे माध्यम में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। पूरे माध्यम में क्या किया गया है, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, इसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो जाहिर सी बात है कि प्लेटों के बीच धन से ऋण आवेश की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हालांकि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। दो कैटेगरी में हमने बांटा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से वो द्विध्रुव बन भी जाते हैं तो एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। तो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड उन द्विध्रुव को यानी परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के द्विध्रुव को इस प्रकार संरेखित कर देता है कि इसकी छेद के डायरेक्शन वाली प्लेट क्या होता है, प्लस हो जाती है और छेद के विपरीत वाली क्या हो जाती है, ऋण हो जाती है। तो इसलिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। प्रेरित विद्युत क्षेत्र है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के बिल्कुल क्या होता है, विपरीत हो जाता है। इसलिए वो बाहरी विद्युत क्षेत्र को घटा देता है, इसलिए नेट विद्युत क्षेत्र इसका क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं इन प्लेटों के बीच की दूरी अगर d है तो प्लेटों के बीच का विभवांतर जो है वो v डेल्टा v है। तो हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है कि वो डेल्टा v अपॉन डी या आप कह लीजिए सिंपल v बाई डी होता है। तो जिसके वजह से हम लोग v बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v E इंटू डी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है तो इससे ये घट जाता है क्योंकि ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। जब ये घट जाता है तो इसलिए विभवांतर का मान घट जाता है। तो सूत्र जिससे हम लोग Q से, तो जब ये घट जाता है धारिता का फार्मूला क्या होता है, Q बटे C बराबर होता है Q बटे डेल्टा V, तो ये घट जाता है तो इसलिए धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है, ऋण प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र E, चाहे तो उसको E दिखा सकते हैं ना, विद्युत क्षेत्र E हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। तो परावैद्युत पदार्थ के जो प्रत्येक परमाणु होते हैं वो द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगते हैं जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं। कुछ तो नहीं होते हैं, कुछ अध्रुवीय होते हैं, कुछ ध्रुवीय होते हैं, कुछ तो होते हैं जो पहले ही से द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने पे करने लगते हैं, यानी कि द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। कुछ तो है कि जो फील्ड नहीं है तब भी करते हैं, जैसे HCl, H2, NaCl, और कुछ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने पे करते हैं द्विध्रुव की बात, जैसे H2N2O2। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं तो व्यवहार करने लगते हैं। तो हम लिखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भरना है। तो परावैद्युत पदार्थ के का प्रत्येक परमाणु या अणु
एक द्विध्रुव की बात व्यवहार करता है, तरह व्यवहार करता है, एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या होता है जब इसके अंदर हम भरते हैं, यानी कि प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र परावैद्युत पदार्थ के द्विध्रुवों को परावैद्युत पदार्थ के द्विध्रुव को इस प्रकार संरेखित कर देता है, इस प्रकार संरेखित कर देता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे कि परावैद्युत पदार्थ को जैसे ही प्लेटों के बीच रखा जाता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड परावैद्युत पदार्थ के धन और ऋण आवेशों को इस प्रकार संरेखित कर देता है। हालांकि मान लो ये बात कहीं लिखना चाहते हैं कि वो द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, तो हालांकि उसमें प्लस माइनस होते ही है, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या है, धन आवेश को अपने डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है और ऋण आवेश को अपने डायरेक्शन के विपरीत दिशा में शिफ्ट कर देता है। तो इस प्रकार संरेखित कर देता है कि परावैद्युत पदार्थ की जो एक प्लेट होती है क्षेत्र की दिशा वाली, यानी इस प्रकार संरेखित कर देता है कि परावैद्युत पदार्थ की, आप सिंपल लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्विध्रुव की बात ना करें कि इसके जो धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, धन को क्षेत्र की दिशा में शिफ्ट करता है और ऋण आवेश को क्या करता है, जैसे कि ऋण और धन होते हैं एक में, तो धन को क्षेत्र के अपने दिशा में शिफ्ट करता है, ऋण को क्षेत्र के विपरीत। ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, धन हमेशा क्षेत्र के डायरेक्शन में जाता है, ऋण हमेशा क्षेत्र के विपरीत दिशा में शिफ्ट होता है। ये आप लोग पहले से जानते हैं, तो वो बात आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार संरेखित कर देता है कि परावैद्युत पदार्थ का क्षेत्र की दिशा का सिरा जो होता है, यानी कि दाहिना सिरा धनावेशित और बायां सिरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ का क्षेत्र की दिशा वाला सिरा, या इसको हम लोग दाहिना सिरा भी कह सकते हैं बायां देखने से, परावैद्युत पदार्थ का दायां सिरा धनावेशित व बायां सिरा जो होता है ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि दायां सिरा क्या हो जाता है, धनावेशित, और बायां सिरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि धन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋण आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आवेश प्रेरित हो जाते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवित आवेश या प्रेरित आवेश को कहते हैं। ठीक, ऋणावेशित हो जाता है, तो इन आवेशों को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणावेशित हो जाता है। इन आवेशों को हम लोग प्रेरित आवेश कहते हैं, को प्रेरित आवेश कहते हैं या ध्रुवित आवेश भी कहते हैं। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ का दाईं सतह जो होती है, दायां सिरा जो होता है वो धनावेशित और बायां सिरा ऋणावेशित, यानी क्षेत्र की डायरेक्शन वाला जो है धनावेशित और क्षेत्र के विपरीत दिशा वाला ऋणावेशित हो जाता है। परिणाम स्वरूप परावैद्युत माध्यम के भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है, प्रेरित हो जाता है ना। परिणाम स्वरूप परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है।
क्षेत्र EI जो है वो प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, जो E के विपरीत दिशा में होता है और E का विरोध करता है। तो आप इसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं ऊपर का। चलिए तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेरित हो जाता है, जो बाह्य जो होता है, मतलब जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है का विरोध करता है। जो विद्युत क्षेत्र E के विपरीत होता है और इसका विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक, E के विपरीत होता है और उसी का क्या करता है, विरोध करता है। जब विपरीत होता है विरोध करता है, अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच नेट विद्युत क्षेत्र घट जाता है। अतः संधारित्र के प्लेटों के बीच नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। नेट विद्युत क्षेत्र घट जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र घट जाता है। अतः सूत्र डेल्टा V बराबर E गुणे D से प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है, से प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है D, E घटने से E घट जाता है। अतः सूत्र C बराबर Q बटे डेल्टा V से चार्ज Q है ही है, से ये Q घट जाता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती, की धारिता बढ़ जाती है। ठीक, तो इस तरह से धारिता बढ़ जाती है। अभी कितनी होती है और भी आगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए सिंपल आप ये चीज लिखना चाहें नहीं कि एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है कि नहीं, तो आप कहते हैं कि जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच रखे हैं, तो जानते हैं कि प्लेटों के बीच धन से ऋण की तरह एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करता है, हालांकि करंट को जाने तो नहीं देता है। तो आप ये करेंगे कि जैसे ही रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के धन आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋण आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, यानी परावैद्युत पदार्थ के आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ के आवेशों का क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। मतलब है कि धन क्षेत्र की डायरेक्शन में और ऋण क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस तरह से उसकी एक सतह धनावेशित और दूसरी सतह ऋणावेशित हो जाती है। इसके कारण इसके अंदर एक धन से ऋण की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है, जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत और होती है, उसका विरोध करती है। इसलिए प्लेटों के बीच का नेट वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। तो इस फार्मूले से उनके बीच का विभवांतर घट जाता है और इस फार्मूले से विभवांतर घटने से धारिता बढ़ जाती है। आप सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक, मेन चीज है कि समझने वाली बात है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी चीज को उतारें या परीक्षा में इसी चीज को लिखें। आपको अगर द्विध्रुव वाली बात थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है तो आप सिंपली यही लिख सकते हैं। ठीक, हालांकि परावैद्युत पदार्थ दो कैटेगरी में होता है, एक तो होते हैं ध्रुवी पदार्थ होते हैं, एक होता अध्रुवी।
अध्रुवी का जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर धन ऋण अलग होते हैं, और जो ध्रुवीय होते हैं उनमें पहले ही से नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन ओवरऑल नेट जो पूरे पदार्थ का 0 होता है, क्योंकि इस तरह से बिखरे होते हैं। लेकिन उनको भी अगर वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो दोनों एक सेम बिहेवियर आ जाते हैं, ध्रुवी का भी बिहेवियर, अध्रुवी का सेम बिहेवियर आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब रखते हैं तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है परावैद्युत पदार्थ वो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, और रखने पर उसका धन क्षेत्र की दिशा में और ऋण क्षेत्र की विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। इसलिए एक परत धनावेशित, दूसरी क्या हो जाती है, ऋणावेशित। इसलिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो इसके विपरीत दिशा में होती है। फील्ड नेट घट जाती है, विभवांतर घट जाता है, धारिता बढ़ जाती है। ठीक, अब चलिए हम इसी में अब हम लोग प्रेरित आवेश की वैल्यू निकालते हैं कितनी होती है। ठीक, अगली हेडिंग है संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश का मान। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, इंड्यूस चार्ज होता है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। हालांकि आवेश प्रेरित होते हैं तो कितना होते हैं उसका एक व्यंजक है। ठीक, तो यहाँ पे एक हम संधारित्र बनाते हैं, 2 प्लेट है जिसपे जो है माइनस चार्ज है, वही बात रिपीट होगी, और माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। ये तो अर्थ होता ही है कि बीच की दूरी d होती है, और इसी के भीतर हम लोग एक परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं पूरा। हालांकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा नहीं जाता है। रियलिटी में यह होता है कि परावैद्युत पदार्थ के ऊपर एक चालक प्लेट, एक ऋणावेशित धनावेशित पतली प्लेट चिपका दी जाती है। ठीक, एक ऋणावेशित प्लेट चिपका दी जाती है और एक धनावेशित प्लेट चिपका दी जाती है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से ये आती है, और जैसे इसमें रखते हैं इधर छोर पे प्लस आ जाता है। अभी हम लोग पढ़े, और यहाँ ये ऋणावेशित हो जाती है। इस पदार्थ का परावैद्युतांक K है, और इसका जो घनत्व है ये सिग्मा है, प्लेटों का प्लस है माइनस सिग्मा, और इसके पास जो चार्ज आ जाते हैं प्रेरित चार्ज है तो QI या QP पोलराइज चार्ज है, और इसका आवेश घनत्व हम लोग रख देते हैं माइनस सिग्मा I रख सकते हैं, या P, I से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक अंदर इंड्यूस्ड होती है, और इसका प्लस सिग्मा I होता है। चार्ज जो है वो QI या QP, कभी P से भी डिनोट करते हैं क्योंकि P से पोलराइज चार्ज होते हैं। ठीक, तो हमें वही QP मतलब QI निकालना है, सिग्मा I सिग्मा P निकालना है।
तो जाहिर सी बात है कि मीडियम में, जब के मीडियम में इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो क्या हो जाएगा, ई माइनस ई आई हो जाएगा। ये कब के इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं था। ये कब है, परावैद्युत पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, प्लेटों के एरिया जो है वो ए है, तो परावैद्युत पदार्थ भी उसी साइज का है, तो उसी की प्लेटों की एरिया ए होगी। ठीक, इसके भी प्लेटों की एरिया क्या होगी, वो ए ही होगी। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, हमने दिखाया भी था कि जब हम किसी मीडियम में परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ है कि किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इसका परावैद्युतांक k है, तो वो ये होती थी। ऐसा हमने दिखाया भी था, फोर्स के लिए भी दिखाया था। यानी कि k बराबर ऐसा हमने दिखाया था, फोर्स के रूप में ऐसा। यानी कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो y के अपेक्षा k गुनी कम हो जाती थी। यहाँ मीडियम रखा हुआ है, निर्वात में E थी, मीडियम में रखा हुआ है। जैसे ही मीडियम रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ये हो गई ना। पहले E थी, मीडियम रखते ही क्या हो गई, नेट अब ये हो गई। ठीक, तो इसीलिए जब हम उसके स्थान पे क्या, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी, पहले वाली की, पहले वाली की के गुना कम हो जाएगी। पहले वाली हमने क्या रखा है, ई, तो ई की के गुना कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बाई के। ठीक, और ये वाली क्या हो जाए, ये क्या है, ये तो एयर की है, पहले से है, तो ये यही रहेगा, तो E माइनस ई आई। अब जानते हैं कि ये जो है गैपिंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम लोग पता है। एक धन आवेश प्लेट के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, E बाई के रहने दीजिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगी सिग्मा आई बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी हम रख दें E की फील्ड हो जाएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। भाई दोनों प्लेटों के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे ना, कि एक धन और एक प्लेट हो, तो इनके बीच में क्षेत्र क्या होगा, A, और परावैद्युत संधारित्र के बीच में प्लेट क्षेत्र क्या होगा, तो ये होगा। उसका हमने चार्ज डेंसिटी क्या लिया है, QI लिया है, और ये तो नेट है, नेट के गुना कम हो जाएगी इस परावैद्युतांक के कारण। हमने तो ऐसा पढ़ाया था ना कि नेट ये होती है, तो किसी माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना कम हो जाती है। तब क्या है इसमें, तो सिग्मा सिग्मा ये एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो सिग्मा बाई के हो जाएगा। यहाँ सिग्मा सिग्मा आई, अब सिग्मा आई चाहिए, प्रेरित आवेश घनत्व तो क्या होगा, तो ये उधर ले जाइए, इधर हो जाएगा सिग्मा सिग्मा बाई के, तो सिग्मा आई बराबर हो जाएगा, सिग्मा अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस अपान के। प्लेटों की एरिया सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई को हम लिख सकते हैं, ये एक रिजल्ट आ गया आवेश घनत्व के रूप में। सिग्मा आई को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू आई मतलब प्रेरित आवेश, यहाँ पे प्रेरित आवेश को हम लोग लिख सकते हैं, इसका क्यू आई है, माइनस है, और इधर प्लस क्यू आई इंड्यूस्ड, तो क्यू आई बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आई अपन एरिया ए, सिग्मा को यही ना लिखते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ए, एरिया तो बराबर ही है, इसलिए एरिया एरिया कट गया तो क्या आएगा,
इंड्यूस चार्ज बराबर आ गया Q 1/। लेकिन एक चीज ये है कि जो चार्ज है वो प्लेटों पर अपोजिट चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। यानी कि इस देखिए ये माइनस था, अगर यहाँ का चार्ज हम माइनस लेंगे तो है प्लस आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इंड्यूस चार्ज होता है किसी एक प्लेट का, इसके विपरीत इंड्यूस्ड होता है। जैसे इस पे माइनस तो इसके बगल में प्लस, यहाँ माइनस तो इसके बगल में प्लस, यानी कि विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होता है। किस प्रकृति का होता है? विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होता है। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे k की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो ओवरऑल ये पूरी चीज कम हो जाएगी, तो ये भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस चार्ज होता है वो स्मॉलर देन होता है। क्यों? पहले वाले चार्ज। इंड्यूस चार्ज होता है वो पहले वाले चार्ज के क्या होता है? कम होता है। तो अब ये एक चीज है कि जो प्रेरित आवेश होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित आवेश, परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर ध्रुवित आवेश, या हम लिख सकते हैं कि प्रेरित आवेश जो होता है, प्रेरित आवेश क्या होता है? का मान जो होता है, प्रेरित आवेश का जो मान होता है वो सदैव क्या होता है? प्लेटों पर आवेश से, जो प्लेट पर मुक्त आवेश होते हैं, प्लेटों के आवेश से कम तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के होते हैं, कम होते हैं तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं। सही है, कम है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से अधिक होती है, और कम है विपरीत प्रकृति से। इस प्लेट पे देखिए ऋण था तो इसके बगल में देखिए धन आया, यहाँ पे ऋण धन था तो यहाँ ऋण आया, तो विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, QI माइनस Q 1/K, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए कि परावैद्युत के स्थान पर ये जो है K है, अगर धातु की पट्टी रख दिया जाए, मतलब यदि परावैद्युत पदार्थ के स्थान पर क्या रख दिया जाए? धातु की पट्टी रख दिया जाए, तो क्या होगा? तो धातु की पट्टी के लिए आप जानते हैं K इनफाइनाइट। अभी हम लोग निकालेंगे भी कि K इनफाइनाइट क्यों होता है धातु के लिए। अभी हम ये भी निकालेंगे कि एयर के लिए इसका मान 1 क्यों होता है। ठीक। अभी सारी चीज यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि धारिता घटती है, विभवांतर घटता है, अरे बढ़ती है, विभवांतर घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। ठीक। तो देखिए K इनफाइनाइट हो गया, तो K इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि जब हम K इनफाइनाइट रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस चार्ज हो जाएगा वो Q के बराबर आ जाएगा। ठीक। मतलब जो है कि जो प्लेटों का चार्ज होगा वो इसके चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो ये आप सही भी है, आप जानते हैं कि धातुओं पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन, धातु जो है सुचालक होती है, चालक होती है, उस पे इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा तादाद होती है। तो आप जैसे भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जितने भी प्लेट के चार्ज होते हैं उतने चार्ज यहाँ पे जमा हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाते जाएंगे, यानी यहाँ के चार्ज बढ़ाते जाएंगे, तो इसके पास ऑलरेडी चार्ज होते हैं, तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, यानी ऋण इधर शिफ्ट हो जाता है, धन इधर शिफ्ट हो जाता है, इनमें चार्जों की कमी तो होती नहीं है।
तो इसीलिए अगर धातु की पट्टी रख दिया जाए तो जितने प्लेट पे चार्ज होते हैं ना, उसके सिरों पे भी उतने ही चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, तुरंत बराबर मात्रा में इधर शिफ्ट हो गए, बराबर मात्रा में इधर शिफ्ट हो गए। इतने प्लेट पे चार्ज, इतने इस पे चार्ज आ गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन यानी चार्जों की कमी नहीं होती, उनमें धातुओं में ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुत संख्या होती है, तो चार्ज तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी बराबर में, जितना यहाँ पे उतना यहाँ। तो इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर की क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E बराबर क्या हो जाता है? EI होता है। तो जब E बराबर EI होता है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? E नेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसीलिए कि कंडक्टर के बीच कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यानी ई और EI बराबर होते हैं तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति में। कि किसी चालक को अगर हम चार्ज देते हैं, चार्ज कहाँ शिफ्ट होता है? चार्ज जो उसके बाहरी सतह पे एक समान रूप से फैल जाता है, अंदर चार्ज रहता ही नहीं है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो 0 होती है। चालक के पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। चालक पदार्थ जो धातु पदार्थ रखा गया है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इस पे और चर्चा करनी है। चलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड धातु के अंदर क्या हो जाती है? 0। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए ये एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना कम हो जाती है अगर उसका परावैद्युतांक के ऐसा पीछे पढ़ा चुके हैं। फिर प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर यहाँ ये ना होता तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर आ गया है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? यहाँ पे QI बटे एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेट के बीच है। तो यहाँ पे इस प्लेट के अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड EI जो होगी वो सिग्मा I जो आवेश घनत्व बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये प्लेट नहीं है, उसका एयर का है तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये नेट है तो K गुना कम हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, मतलब पूरे दोनों का नेट है तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट K। तो इसीलिए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और बाकी इसको निकालना, उधर सिग्मा कॉमन हो जाएगा जो आगे आया है। भाई इसका आवेश घनत्व बटे एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका चार्ज डेंसिटी क्या? सिग्मा I, उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी तो सिग्मा भी एप्सिलॉन। ये ओवरऑल नेट है, नेट के गुना कम हो जाएगी। ठीक, ये दोनों अलग अलग है, ये इसका है ये इसका, लेकिन ये नेट है तो नेट फील्ड क्या होती है? परावैद्युत माध्यम में अगर फील्ड क्या होती है? K गुना कम होती है, ऐसा जानते हैं। अब देखिए हमने तो यहाँ पे K ऑलरेडी इनफाइनाइट मान लिया है, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 आ गई और चार्ज बराबर हो गए। तो बराबर होते हैं, धातु में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि अगर किसी प्लेट के बीच वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन इधर, धनावेश इधर, अपने आप मिल जाते हैं। आप बढ़ाते जाइए वो शिफ्ट होते रहते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है। अब देखिए धातु के लिए K इनफाइनाइट क्यों होता है? तो किसके परावैद्युतांक के मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है? कम होती है। एक ठो हमने तो ई नेट माना था,
ये है वायु की इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि हमने यहाँ पे ई ही माना है और मीडियम का ई नेट मान लिया। ये आप लोग पहले से जानते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ई नॉट बाई ये हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसी धातु के अंदर क्या होती है, जीरो होती है। धातु के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होता है, इसलिए के क्या होता है, इनफाइनाइट। किसी भी कंडक्टर के भीतर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के भीतर क्या होगी, जीरो। कब की बात है, जब उसमें परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, यानी उसकी वैल्यू हमें पता करना, के परावैद्युत तरंग का। तो हम देखेंगे कि धातु के लिए के इनफाइनाइट बहुत ज्यादा हो गया। धातु के लिए के का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, यानी कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैंसिल कर देती है, यानी अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरने नहीं देता। मतलब है कि धातु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, के इनफाइनाइट का मतलब। उसी तरह से एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि एयर के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बराबर। ये निर्वात में ये भी है, निर्वात में इसको भी रख दिया जाए तो दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए के इनफाइनाइट होता है। और एयर के लिए के का मान 1 होता है, तो एयर में तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, एयर का एयर से ही तुलना है तो 1 आएगा। अब है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ई नेट, वो के गुना घट जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम का रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे अगर हम मान लें वो ई नेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वायु के इलेक्ट्रिक फील्ड का के गुना कम हो जाती है। हालांकि यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, हमने वहाँ वाई वाला को ई माना था और मीडियम वाले को ई नेट मान लिया था ना, तो ई बाई के हो जाते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमें वहाँ पे मान लेना चाहिए था, तो जैसे वायु का ये है और मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर परावैद्युत माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो के गुना कम हो जाती है, ऐसा आपको मालूम है, ठीक। और ये जो है होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेटों के बीच, ठीक। V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है, अब B हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई विथ डाइलेक्ट्रिक, सॉरी देखिए ये था बिना डाइलेक्ट्रिक के एयर में, और ये है मीडियम में। तो जाहिर सी बात है मीडियम में E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E बटे के, E की जगह यह लिख सकते हैं, ठीक। अब इन दोनों से तुलना करिए, इससे और इससे, तो हमें क्या मिलेगा, V भी मिलेगा V नॉट बाई के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी के गुना कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो के गुना कम हो जाता है। हालांकि हम ये चीज़ बता भी चुके हैं, बीवो जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी बताया था कि वो के गुना कम हो जाती है। अब धारिता देख लेते हैं भाई, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमें यही मिलेगा। धारिता हमारी ये होती है, ये V नॉट एयर की है, और मीडियम की धारिता क्या है, ये है, सपोज करिए। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दें, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा के V नॉट
ये किसकी धारिता है? तो धारिता भी k गुना बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस k गुना घट जाते हैं, धारिता k गुना क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। k गुना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, धारिता जो है k गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस k गुना घट जाते हैं। ये जो है बिना परावैद्युत के है, पदार्थ के, भाई परावैद्युत पदार्थ के साथ है के। ये जो है निर्वात की है एक तरह से, और ये माध्यम की है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक, तो k गुना बढ़ जाती है, वो दोनों k गुना घट जाते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी एक प्रश्न है और आगे चर्चा होगी, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से लाभ क्या होता है। अब क्या है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से लाभ, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने के लाभ। लाभ क्या होता है, मतलब क्यों जो है परावैद्युत संधारित्र बनाया जाता है? उसका रीजन है कि धारिता और भी बढ़ जाती है। जो वायु संधारित्र के अपेक्षा परावैद्युत संधारित्र की धारिता k गुना बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। हालांकि वायु संधारित्र जब बनाया जाता है तो उसका विभवांतर केवल कम हो जाता है, तो और भी चार्ज दिया जा सकता है। उसी तरह से इसका भी विभवांतर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाते हैं, इसलिए और भी परावैद्युत पदार्थ आने से और भी चार्ज उसको दिया जा सकता है, यानी उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अभी हम लोग ब्रेक डाउन पढ़ेंगे इसका कि संधारित्र का ब्रेक डाउनिंग पॉइंट क्या होता है, भंजक विभवांतर क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, भी पढ़ा जाएगा। तो रखने के लाभ क्या होते हैं? पहली बात तो जो संधारित्र की प्लेटें होती हैं पतले कागज की तरह होती हैं, तो उनको तो ये उस परावैद्युत पदार्थ के ऊपर चिपकाया जाता है। तो पहली बात तो उसको स्टेबिलिटी देती है, मतलब क्या है, अस्थायित्व प्रदान करती हैं, संधारित्र को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, संधारित्र को अस्थायित्व प्रदान करती है। संधारित्र को अस्थायित्व प्रदान करता है, मतलब प्रोवाइड्स करता है स्टेबिलिटी प्लेट्स को। संधारित्र के प्लेटों को या संधारित्र को अस्थायित्व प्रदान करता है, प्लेटों को स्टेबिलिटी। संधारित्र को प्लेटों को आपस में चिपकने से रोकता है, क्योंकि देखते हैं कि एक प्लेट धन होती है एक प्लेट ऋण होती है, तो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है ना, तो चिपकने से उसको रोकता है। संधारित्र के प्लेटों को आपस में चिपकने से रोकता है, चिपकने से रोकता है।
तीसरी चीज है कि परावैद्युत पदार्थ के कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ के कारण संधारित्र की कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाती है, तब बढ़ जाती है। चौथा है कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य बढ़ जाता है, इसकी ब्रेक डाउनिंग जो है बढ़ जाती है। ऐसा है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, वह प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ जो होता है ब्रेक होने लगता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट के बजाय उससे बाहर आने लगते हैं, प्लेट से छोड़कर परावैद्युत पदार्थ से बाहर आने लगते हैं, मतलब वो चालक की तरह व्यवहार करते हैं और जा जाके प्लेटों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। भाई परावैद्युत पदार्थ का जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धन को, जो प्लेट होगी उसके धन को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका धन इसके ऋण को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसलिए संधारित्र ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य बढ़ जाती है या भंजक विभवांतर का मान बढ़ जाता है, यानी हम बड़े से बड़ी फील्ड उसके ऊपर आरोपित कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा विभवांतर उस पर आरोपित कर सकते हैं, वो सहन कर सकता है। यानी कि परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य बढ़ जाती है। परावैद्युत सामर्थ्य अथवा भंजक विभवांतर, अभी क्या होगा बताएंगे। विभवांतर का मान बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर आरोपित किया जा सकता है। ठीक, तो ये रीजन है चार इसके क्या हो गए रीजन, यानी कि मीडियम का ब्रेक डाउनिंग रोक सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गई तो पता चला कि परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई को बाहर खींच दिया तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, संधारित्र ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को और बढ़ा सकता है, ये विभवांतर के मान को बढ़ा सकता है ताकि जो परावैद्युत पदार्थ की ब्रेक डाउनिंग ना हो जाए। ठीक, तो हम वही चीज चलते हैं आगे कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन क्या होता है, यानी कि परावैद्युत भंजन किसे कहते हैं। परावैद्युत भंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, परावैद्युत का भंजन। परावैद्युत का भंजन है कि यदि परावैद्युत को पदार्थ को उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यदि परावैद्युत पदार्थ को उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है कि जब परावैद्युत पदार्थ को उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के भीतर भी उच्च वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ के भीतर उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो होता क्या है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परावैद्युत पदार्थ के परमाणु के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो उत्पन्न हो जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ के परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं,
मतलब है कि बाहर चले आते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग हो जाते हैं। यानी परावैद्युत पदार्थ के परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन पदार्थ से अलग हो जाते हैं, पदार्थ से अलग हो जाते हैं। यानी कि परावैद्युत पदार्थ चालक पदार्थ बन जाता है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ चालक की भांति व्यवहार करता है। करने लगता है। तो मतलब ये हुआ कि परावैद्युत भंजन का मतलब वो हुआ कि अगर इसके ऊपर डायरेक्ट अति उच्च विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाए तो इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र की मांग बढ़ जाता है, और इसके कारण परावैद्युत पदार्थ के परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं, यानी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसी घटना को हम लोग परावैद्युत भंजन कहते हैं। इसी घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं। भंजन, इसी घटना को परावैद्युत क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक, तो इस घटना को हम लोग परावैद्युत भंजन कहते हैं। और परावैद्युत भंजन, अब देखिए इस वक्त जो है, इसके पहले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी को हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि परावैद्युत पदार्थ का भंजन हुए बिना उस पर लगाई गई अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मतलब वो अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर परावैद्युत पदार्थ भंजन न हो, तो उस समय परावैद्युत पदार्थ की जो सामर्थ्य होती है सहने की, वही परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। क्योंकि जैसे ही देखिए भंजन होने लगेगा, अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या करेंगे? जो प्लेट के धन ऋण है उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जब परावैद्युत पदार्थ लगा दिया जाता है तो यही चीज बढ़ जाता है। तो जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो हो रहा था, भंजन हो रहा था, वो अब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भंजन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके अंदर तो एयर भी तो आयनाइज हो सकती है, तो इसलिए परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा सहन कर सकता है। तो इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य भंजक विभवांतर क्या होता है। चलिए, परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। तो हेडिंग है परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य सही लिखा है ना? ये उड़नतुआ है, इस पे सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो किसी परावैद्युत पदार्थ की जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर होती है जिस मान पर पदार्थ के भंजन हुए बिना उस पदार्थ पे लगाया जा सकता है। यानी किसी परावैद्युत पदार्थ की, किसी परावैद्युत
वैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर होते हैं, अधिकतम मान के बराबर होती है जो पदार्थ पर पदार्थ के भंजन हुए बिना लगाया जा सकता है, जो पदार्थ पर पदार्थ के ब्रेकडाउन वही भंजन हुए बिना लगाया जा सकता है, के बराबर होती है, जो पदार्थ के भंजन हुए बिना पदार्थ पे लगाया जा सकता है, जो पदार्थ पे पदार्थ के भंजन हुए बिना लगाया जा सकता है। चाहे तो ये वर्ड बाद में लिख सकते हैं। तो किसी परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर होती है जो पदार्थ पर पदार्थ के भंजन हुए बिना लगाया जा सकता है, या पदार्थ के भंजन हुए बिना पदार्थ पे लगाया जा सकता है। ठीक, तो इसका मान जो एयर के लिए, वायु के लिए जो है हमने बताया था, वायु के लिए इसका मान 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक, इससे अधिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो वायु ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो उसके ऊपर और भी अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जाहिर सी बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस का मान और बढ़ जाएगा तो धारिता अपने आप बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए धारिता बढ़ाने के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना होगा, तो धारिता और बढ़ जाएगी। अब जैसे दूसरा है भंजक विभवांतर, इसी से रिलेटेड है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। भंजक विभवांतर, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, यानी किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजन हुए बिना, किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजन हुए बिना उसके सिरों पर लगाए गए अधिकतम विभवांतर को, यानी किसी पदार्थ के बिना भंजन के, किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजन हुए बिना उसके सिरों पर लगाए गए अधिकतम विभवांतर को भंजन विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? भंजन अधिकतम मान को या अधिकतम विभवांतर को, उसके सिरों पर लगाए गए अधिकतम विभवांतर को भंजन विभवांतर कहते हैं, या विभवांतर के अधिकतम मान को भंजन विभवांतर कहते हैं। ब्रेक डाउन, भंजन नहीं भंजक होता है, भंजक। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजन हुए बिना उसके सिरों पर लगाए गए अधिकतम विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक, भंजक विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब है कि ब्रेकडाउन से पहले का जो अधिकतम विभवांतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर। अब इसके बाद का विभवांतर अगर हम लगा देंगे तो वो ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि वो उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बाहर, वो चालक की तरह व्यवहार करेगा और इलेक्ट्रॉन आकर के जो प्लेट संधारित्र होता है उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो बेकार हो जाएगा। ठीक, तो ये था परावैद्युत सामर्थ्य
भंजक विभवांतर। ठीक। और परावैद्युत भंजन क्या होता है? परावैद्युत भंजन का मतलब होता है कि अगर उसको बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस परावैद्युत पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, वो चालक की तरह व्यवहार करता है और वो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? भंजन, परावैद्युत भंजन कहते हैं या भंजक कहते हैं, भंजन कहते हैं, ब्रेक डाउनिंग कहते हैं। भंजक कहिए चाहे भंजन कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक। तो भंजक कहिए भंजन कहिए, दोनों को ब्रेक डाउन ही बोला जाता है। अब है आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक। हेडिंग है आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक। तो इसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आंशिक रूप से हम लोग भरेंगे तो भी पूरा परावैद्युत पदार्थ के कारण अगर बढ़ जाती है तो आंशिक के कारण भी बढ़ जाएगी। पूरे पदार्थ के कारण अगर बढ़ जाती है तो आंशिक के कारण भी बढ़ जाएगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और इस पे हम लोग जो है सवाल भी हल कर सकते हैं इस फार्मूले के हिसाब से, जो कि अब इसके बाद हम लोग जो है कॉम्बिनेशन पढ़ना है, धारिता का कॉम्बिनेशन, धारिताओं का सीरीज पैरेलल। तो जो सवाल सीरीज पैरेलल से होता है इस फार्मूले से भी हो जाएगा। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अब मान लेते हैं कि दो ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके बीच की दूरी क्या है? d है और एरिया इनका a है। चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इसकी है, माइनस सिग्मा इसकी है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे माइनस है। ठीक। इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है और ये एक सिरा मान लो इसका अर्थ है। कई अर्थ अगर नहीं दिखाएंगे फिगर में कोई वो नहीं है। अब इसी में क्या है कि टी मोटाई का जिसका परावैद्युतांक k है इसको एक सिरे पर रख दिया है, तो आप बीचों बीच दिखा दें तब भी सही है और एक किनारे दिखा देंगे तब भी सही है, या तो बीचों बीच दिखा दीजिए। इसकी मोटाई t है और k परावैद्युतांक का एक आंशिक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। ठीक। तो ये वाली गैपिंग कितनी हो गई? d माइनस टी। y संधारित्र और ये परावैद्युत संधारित्र होगा। ठीक। इसका परावैद्युतांक के ये y संधारित्र हो गया, अब ये परावैद्युत संधारित्र हो गया। तो इसमें लिखेंगे कि माना किसी y संधारित्र की प्लेटों पे, जब ये नहीं था, माना किसी y संधारित्र की प्लेटों पे, देखिए संधारित्र का मतलब है समांतर प्लेट संधारित्र। किसी y संधारित्र की प्लेटों पर
आवेश Q है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल A, आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। प्लेटों का क्षेत्रफल A, आवेश घनत्व सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, वही Q/A है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। अब प्लेटों के बीच क्या करना है, प्लेटों के बीच T मोटाई का तथा K परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है। ठीक, अब T मोटाई का K परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी धारिता निकालना है। तो धारिता के लिए जरूरी है कि इनके बीच का नेट विभवांतर निकाला जाए। तो नेट विभवांतर का मतलब पहले इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर विभवांतर, फिर वायु संधारित्र का विभवांतर। ठीक, तो दोनों का नेट विभवांतर निकाल करके हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। इसके बाद इसकी धारिता निकाल लेंगे क्या होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि y में हम लोग विभवांतर निकालेंगे, और मतलब कि y संधारित्र का विभवांतर निकालेंगे और परावैद्युत संधारित्र का विभवांतर निकालेंगे। ठीक, तो y की मोटाई कितनी होगी, d-t है। y की मोटाई देख ही रहे हैं, d-t है, और इसकी मोटाई t है। तो हम लिखेंगे प्लेटों के बीच y में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी, E लिखिए चाहे E0 लिखिए। ठीक, तो प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में E ही लिखते हैं, चलिए, या E0 लिखे उसे नहीं मतलब है, चाहे E लिखिए चाहे E0 लिखिए। हमने वहाँ पे जो है चलिए E ही लिखिए। तो प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट वाई में, या इसको लिख सकते हैं E बराबर हो जाएगी, सिग्मा को जगह लिख सकते हैं Q एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर को मान लीजिए कि ये V1 पहले मान लीजिए, क्या हो जाएगा E गुणे d-t, यही ना। तो यहाँ पे E की वैल्यू रख दीजिए, तो V1 हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट d-t, चलिए 1 है। ठीक, अब क्या है, अब परावैद्युत प्लेटों के बीच क्या है, माध्यम में अब निकाला जाए। प्लेटों के बीच माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं, वो EI रख दें, इंड्यूस EI नाम रख देते हैं, या उसको E1 E2 रख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, K से गुणा हो जाएगा, वही सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट K।
या इसको हम लिख सकते हैं Q बटे A एप्सिलॉन नॉट के ए लिख सकते हैं भाई कि माध्यम में वही के गुना कम हो जाते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। माध्यम के आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के गुना कम हो जाएगी। अब माध्यम में विभवांतर निकाल लेते हैं। प्लेटों के बीच माध्यम में विभवांतर, मान लो इसको V2 मान लेते हैं, तो माध्यम क्या है, EI गुणे T है। भाई माध्यम कितनी मोटाई में T है ना, वहां पे क्या था Y में D माइनस T था, इसके अंदर क्या है T है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ पे अलग इसको नाम रख दीजिए E1 और यहाँ पे नाम रख दीजिए इंड्यूस नहीं है, माध्यम में E2 रख दीजिए, सबसे अच्छा है। ठीक, तो E2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q A एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, समीकरण 2। अब प्लेटों के बीच नेट विभवांतर निकालना है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो प्लेटों के बीच नेट विभवांतर, चलिए प्लेटों के बीच जो है नेट विभवांतर क्या आएगा, डेल्टा V हम लोग कह लेते हैं V1 प्लस V2, जोड़ देंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है दोनों के कारण। तो वो है Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और ये है Q K A एप्सिलॉन नॉट T, यही है। या कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ हो जाएगा D माइनस T प्लस T अपान K। अब प्लेटों, अब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता C बराबर होती है Q बटे डेल्टा V, तो C बराबर Q और V का वैल्यू रख दें, क्या है Q A एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है ना, हाँ, D माइनस T हो जाएगा, पूरे में कॉमन ले लें, प्लस T अपान K, T अपान K हो जाएगा उधर से। तो C, ये Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा D माइनस T प्लस T अपान K। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस T अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये एप्सिलॉन नॉट D है, माइनस T बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपान हीन बचेगा, T माइनस, फिर माइनस से गुणा कर देंगे, आई प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा। यानी कि अर्थात क्या हो जाएगा, ये चीज तो आप लिख ही लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। प्लेटों के बीच की दूरी जो है कितने से घट जाएगी, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी T 1 माइनस 1 अपान K से देखिए घट जाएगी, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी से घट जाती है। अतः देखिए D कम हुआ ना, तो C का मान क्या हो जाएगा, इतने से घट जाती है, अतः संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। संधारित्र की
धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, या बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है। मान लीजिए इसी में एक चीज और है कि अगर मान लीजिए T1 T2 T3 मोटाई का अलग अलग रख दिया गया, मान लीजिए ये चीज, तो हम मान लेते हैं कि ये इसी में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं जिसको मिटा देता हूं। मान लीजिए इसी में जो है, ये तो डी है ही है, अलग अलग रख दिया जाए। मान लीजिए T1 मोटाई का एक हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए, जिसके परावैद्युतांक K1 K2 K3 मोटाई T1 T2 T3, ठीक। और ये पूरी दूरी जो है D है, एरिया A है, प्लस Q माइनस Q सिग्मा सिग्मा है ये। तो यदि संधारित्र उसी फार्मूले के आधार पर संधारित्र की प्लेटों के बीच T1 T2 T3 मोटाई तथा K1 K2 K3 परावैद्युतांक का के अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरे हों तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी इसी आधार पे A/0। आप अलग अलग निकाल सकते हैं, वायु का निकाल सकते हैं, विभवांतर इसका और y का मिलके 3 हो जाएगा। फिर y का 1 2 3 4 चारों विभवांतर को आप जोड़ देंगे। पूरी प्रक्रिया इसी तरह करेंगे तो यही आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, d माइनस अगर बाहर कॉमन ले लें तो T1 T2 T3 ये आ जाएगा, ये तो है ही है, t की जगह हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 1, या इसको ऐसे लिखिए जैसे ऊपर वाला लिखा है, वो तो 1 माइनस यहाँ पे K1 K2 K3 हो जाएगी, ये है। इसको इस तरह लिखिए ऊपर वाले को, वो तो हमने इसको बताने के लिए कितना से दूरी घट जाती, तो d है, माइनस t था तो माइनस बाहर रहने दीजिए, T1 T2 T3 ऐसे आएगा, प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T1 K1 T2 K2 T3 K3, ये इस तरह का रिजल्ट बनेगा, ये धारिता हो जाएगा। इस t के जगह T1 T2 T3 माइनस आगे हमने लिया है, या तो माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 रख सकते हैं, प्लस करके T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस K1 बटे T2 K2 T3 K3 ऐसे लिख सकते। माइनस से गुणा कर देंगे, सारा माइनस रहेगा लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक। तो इस तरह से फार्मूला आएगा, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम इक्विवेलेंट धारिता निकालने के लिए, अगर इसी तरह का कोई पदार्थ इसके अंदर भर दिया गया हो तो। चलिए, तो ये तो वीडियो हमें लगता है कि बहुत लंबा हो गया है। हमने सोचा कि इस एक टॉपिक को क्या अकेले छोड़े, क्योंकि अब हमें जो है आगे कॉम्बिनेशन पढ़ना है, और इसके बाद हो सकता है कि इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर के आएंगे। तो हमें इसके आगे हमें पढ़ना संधारित्रों का कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन। हालांकि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। तो असल में इस टॉपिक छूट रहा था, एक सिंगल डिश के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ता है, तो हमने सोचा कि इसी में शामिल कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के लिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा का खूब ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।